तो देखो, आज हम शुरू करेंगे पार्ट 5 समांतर श्रेणियाँ। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, और शॉर्ट में इसको बोलते हैं हम एपी। ठीक है, पाठ बड़ा ही रोचक और मज़ेदार होगा। ठीक है, देखो इसमें क्या पढ़ेंगे हम, जैसे कुछ चीज़ें देखो, कुछ नंबर्स है, मान लीजिए 3, 5, 7, 9, इसी तरीके से। ठीक है, एक श्रृंखला दे दी हमें, ठीक है, नंबरों की। और इस श्रृंखला में कैसे है कि एक संख्या 3 है, एक है 5, एक 7, एक 9। जो पहली चीज़ है, ठीक है, चीज़ें जो आ रही है इसमें अलग अलग, इनको बोल रहे पद। ठीक है, टर्म। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, इसी तरीके से। ठीक है, ये पहले स्थान पे है तो पहला पद, दूसरे स्थान पे है तो दूसरा पद, तीसरे स्थान पे है तो तीसरा पद। इसी तरीके से अगर कोई एमवें स्थान पे है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, एमवा पद। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, एक तो ये चीज़ होगी कि इनको क्या क्या बोल रहे पद। अच्छा, अब यदि किसी श्रृंखला के कोई भी लगातार यानी कि क्रमागत दो पदों के बीच में समान अंतर आ रहा हर बार, मतलब जैसे इसी में देखो, क्रमागत का मतलब क्या है, एक ये ले लिया हमने, पहले लिया तो दूसरा ले लिया। ठीक है, अगर हम तीसरा ले तो चौथा ले लो, या दूसरा ले रहे तो तीसरा ले लो, यानी कि दो क्रमागत पद लेने हमेशा। यदि हम 17वां पद ले रहे तो अगला 18वां पद लेना पड़ेगा। ठीक है, 17वां और 18वां। या फिर ऐसे कर लो, यदि 17वां ले रहे तो 16वां भी ले सको, क्योंकि ये दोनों भी क्रमागत है। ठीक है, इनके बीच का अंतर इसके भी और बाकी सब का भी हमेशा सेम होना चाहिए। जैसे इनमें देखो, यदि मैं 5 और 3 के बीच का अंतर देखूँ तो 2 है। ठीक है, 7 और 5 के बीच का अंतर 2 है, 9 और 7 के बीच का अंतर 2 है। ठीक है, ऐसे ही सब में 2-2 का अंतर होगा। तो ऐसी श्रृंखला को हम क्या बोले, समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी। अच्छा, अब इसमें और चीज़ें देखो आगे आगे। ठीक है, मान लो एक चीज़ हो रही है, जैसे 7, 12, 17, 22, 27, इस तरीके से। ठीक है, अच्छा, और ये जो है, ये तो प्रथम पद है। प्रथम पद को हमेशा हम कहीं से दर्शावे, A1 से। ठीक है, क्योंकि जो ये हमारी ये चीज़ है, ये श्रेणी है, इसका मानक रूप हम हमेशा इसको मानते हैं A1, A2, A3, A4, A5, सो ऑन, और आखिरी में AN। ठीक है, AN का मतलब nवा पद। ठीक है, अच्छा, तो A1 यदि यहाँ पे नीचे हम 1 लगा दे, इसका मतलब है पहला पद। ठीक है, A का मतलब है पद, कौन सा, वो यहाँ पे जो लगा नंबर है वो बता हुआ। ठीक है, तो पहला पद क्या है हमारा, A1 यानी कि 7। ठीक है, इसी तरीके से यदि मैं पूछूँ आपसे A2 क्या है, दूसरा पद यानी कि 12। ठीक है, इसी तरीके से यदि मैं पूछूँ आपसे A5 क्या है, A5, तो 1, 2, 3, 4, 5, यही तो है पांचवा पद, और A5 का मतलब भी पांचवा पद यानी कि 27। ठीक है, ये चीज़। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ होती है सार्वंतर। सार्वंतर जिसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, दर्शाते कहीं से इसको, डी से, डी। ठीक है, डी का मतलब है, डी बराबर है, सार्वंतर बराबर है, जौन सा भी हम पद ले रहे हैं। ठीक है, यदि दूसरा पद ले रहे हैं तो उसमें से माइनस करेंगे उससे पहला पद। जितना भी पद लिया हमने, जौन से नंबर का भी पद लिया, उसमें से एक कम नंबर का पद उसमें से माइनस कर देंगे, वो हमारा डी होगा। ठीक है, और देखो डी जैसे, यदि हमने दूसरा पद लिया था तो उसमें से पहला माइनस कर दिया। यदि हम ले ले 17वां पद तो उसमें से कितना माइनस करना पड़ेगा,
16वां पद, एक पहला पद माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है अभी। अच्छा, यदि हम nवां पद ले लें, ध्यान से देखो, यदि हम nवां पद ले लें, देखो यहाँ पे देखो हमने 17वां पद लिया तो उसमें 16 घटा दिया, 16वां पद। यदि हम nवां पद ले लें तो उसमें से क्या घटाना पड़ेगा, n-1, यानी कि जितना nवां पद है n से 1 कम होना चाहिए वो। ठीक है, यहाँ भी तो वही बात है, क्या a17 में से हमने a17-1 घटा दिया। ठीक है, यानी कि a17 में से a16 घटा दिया। यहाँ पे भी वही बात आ गई कि यदि हम an ले तो हमें an-1 वा पद घटाना उसमें से, और ये हमारा d होगा, यानी कि सारवंतर। ठीक है, आप इसे एक सूत्र की तरीके से याद कर सको। वैसे यदि आपने समझ लिया तो फिर याद करने की भी जरूरत नहीं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद और देखो एक्सरसाइज की तरफ भी यदि हम बढ़े, और देख लो कुछ चीजें, जैसे एक एपी है हमारे पास, तो एपी यदि उसका अंतिम पद हमें दे दिया, मान लिया इसका अंतिम पद है 47, अंतिम पद हमें दे दिया, तब तो ये है एक सीमित एपी। सीमित यानी कि इसके अंदर पदों की संख्या सीमित है, 1 2 3 4 5 ऐसे ही, बीच में भी कुछ, और आखिरी है हमें पता पहले से आखिरी क्या है, तब तो वे सीमित एपी। ठीक है, फाइनिट एपी। अच्छा, लेकिन यदि कोई ऐसा एपी है जिसके हमें पद ही नहीं पता, जैसे 2 4 6 8 16, इसका आखिरी पद हमने लिखा ही नहीं। ठीक है, मतलब ये एपी ऐसे ही है कि आगे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, जहाँ तक चाहे वहाँ तक बढ़ा सके, तो ये हमारा कैसा होगा, असीमित। ठीक है, असीमित एपी या फिर इनफाइनिट एपी। ठीक है, अच्छा, और क्या होगा, अच्छा, अब एक चीज़ और कि जो हमारा डी है वो माइनस में भी आ सके, जैसे एक एपी है, ये तो देखो हमने सारी बढ़ती हुई एपी देखी। ठीक है, जिसमें 7 से बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा। अब एपी तो ऐसा भी हो सके कि 47 42, और या उसको उल्टा ना लेके कुछ और लगा लो, 33 28 23 और 18 13 16। ठीक है, इस तरीके से एक एपी आपके पास। तो यदि इसका डी निकालना हो हमें, ठीक है, सारवंतर यदि हमें निकालना हो, तो सूत्र क्या है, an-1। ठीक है, डी बराबर क्या होगा, डी होगा an, यानी कि कोई सा भी पद उठा लो इसमें से, पहले के अलावा कोई से उठा लो, जैसे 23 उठा दिया हमने, तो 23 में से घटाना पड़ेगा हमें किसे, उससे पिछले वाले को। ठीक है, तीसरे पद में से हमें दूसरा घटाना पड़ेगा, तीसरा लिया ना हमने तो दूसरा घटा दो, यानी कि 28। तो डी बराबर, अब देखो 23 में से 28 गए, कितने बचे, -5, तो डी हमारा क्या होगा इस बार, -5। ठीक है, अच्छा, तो डी जो है हमारा माइनस में भी हो सके, 0 भी हो सके डी। कैसे, मानो एक और एपी है, ठीक है, 5 5 5 5, ये भी एक एपी है। ठीक है, अच्छा, क्यों, क्योंकि इसमें डी हमेशा क्या है, यदि हम a2 - a1 निकाल ले तो क्या आ गए, 5 में से 5 गए, 5 - 5, a2 ये है a1 ये है, तो क्या आ गया 0। यदि हम d निकाल ले किसकी मदद से, a3 - a1 की मदद, a3 - a2 की मदद से, तो a3 है 5 और a2 है वो भी 5, तो ये भी 0। तो AP क्या आ रहा है, 0, सॉरी D क्या आ रहा हमारा, 0। D 0 कब होगा, जब AP के सभी पद समान होंगे। ठीक है, जैसे ये इसका भी D क्या होगा, 0 0 0। ठीक है, अच्छा, चलो और चीज़ें क्या है इसमें, और परिभाषाएं, देखो अब AP का व्यापक रूप देखो,
एपी का व्यापक रूप। अभी आपने देखा कि एपी के पहले पद को हम a1 से दर्शा रहे, ठीक है, ए से भी दर्शाते हैं, a1 से दर्शा लो या ए से दर्शा लो एपी के पहले पद को। अच्छा, दूसरा पद a2, तीसरा पद a3, चौथा पद a4, सो ऑन, इस तरीके से, और nवां पद an से, ठीक है। अच्छा, तो a1 जो है उसका मान तो यही आ गया, यानी कि पहला पद है, ठीक है। अब a2 जो है, जो दूसरा पद है, देखो d बराबर क्या हुआ है, a2 माइनस a1, d बराबर क्या हुआ है, a2 माइनस a1। तो यदि हम यहाँ से a2 निकाल लें, देखो a2 को यहीं रखो और ये a1 इस तरफ प्लस में आ जाएगा, यानी कि a1 प्लस डी, ठीक है। a2 का मान क्या आ गया, a1 प्लस डी, यानी कि a2 की जगह हम क्या लिख सके, a1 प्लस डी। a1 क्या है हमारा, a है, ठीक है, a1 क्या है हमारा, a, और a2 क्या आ गया, a प्लस डी, ठीक है। यानी कि इनके बीच में केवल एक ही संख्या का अंतर है और वो हमारा क्या हुआ, डी, सार्वंतर। अभी बताया भी था कि एपी के दो क्रमागत पदों में केवल एक चीज का अंतर है, डी का, ठीक है। इसी तरीके से तीसरा पद क्या होगा, a प्लस 2d, ठीक है। इन दोनों के बीच में भी देखो केवल डी का अंतर है। यदि इसमें से इसे घटा हुए a प्लस 2d में से a प्लस डी घटा दें हम, ये माइनस ये कट गया, 2d में से एक डी गया, डी, ठीक है। अच्छा, इससे अगला पद क्या होगा, यानी कि a4 क्या होगा, a प्लस 3d, ऐसे समझे। यदि पहला पद है तो a, दूसरा पद है a प्लस डी, तीसरा पद है a प्लस 2d और चौथा पद a प्लस 3d। दो क्रमागत पदों के बीच में हमेशा d का फर्क है, ठीक है, d हमारा सार्वंतर है। ऐसे ही यदि हमें an निकालना हो, ठीक है, देखो यहाँ से हमें क्या चीज़ दिख रही कि जब हम a2 निकाल ले तब तो हम a प्लस डी लिख दें, जब हम a3 निकाल ले तब हम a प्लस 2d लिख दें, जब हम a4 निकाल ले तब हम a प्लस 3d लिख दें, ठीक है। तो यहाँ से कुछ चीज़ दिख रही होगी कि यदि हमें nवां पद निकालना तो a में क्या जोड़ना, हमें d का n से एक कम जोड़ना। मतलब यदि यहाँ पे 4 है तो a तो है ही, ये तो सब में है, प्लस d भी सब में है, लेकिन d के साथ किसकी गुना करनी, जो यहाँ पे है उससे एक कम की, ठीक है। इसी तरीके से हमारा फॉर्मूला हुआ है an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुना d, ठीक है। क्या आ गया, an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुना d, ठीक है। तो अब तक हमने केवल दो ही फॉर्मूले पढ़े हैं। यदि मुझे देखो एक एपी दे दिया, ठीक है, चलो उसे छोड़ दो। एक तो हमारे पास आया a बराबर an माइनस an माइनस 1, एक फॉर्मूला तो ये आ गया। एक फॉर्मूला आ गया an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d, दूसरा फॉर्मूला ये आ गया, ठीक है। अच्छा, अब देखो इनका इस्तेमाल कैसे करेंगे, ठीक है। मान लो हमें कह दिया कि ये एक एपी है, इस प्रकार है, इस निशान का मतलब इस प्रकार है, किस प्रकार है, ये 3, 5, 8, 5, 13 और 18, 23, 16, इस तरीके से कह दिया, ठीक है। और हमें कहा गया कि पहले तो इस एपी का डी बताओ, ठीक है, सार्वंतर बताओ, और दूसरी चीज़ एक तो हमें बताना है इसमें डी, ठीक है, और एक हमें पूछा है इसका 17वां पद कि a17 बताओ, ठीक है। एक तो कह दिया हमें कि इसका d बताओ और a17 बताओ, a17 का मतलब है 17वां पद, ठीक है। अच्छा, अब यदि हमें एक एपी दे दिया तो सबसे पहले हमें पता कि जो पहला पद होवे उसको हम या तो a से लिख लो या a1 से लिख लो, और वो बराबर होगा जो एपी में पहला पद दिया। प्रथम पद क्या आ गया हमारा 3, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ हमें दी, हमें डी निकालना। अब डी बराबर किसके हुए, देखो
डी बराबर किसके हुए, ए एन माइनस वन, यानी कि जौन सा भी हम पद लिख रहे हैं, ठीक है, मान लिया ए टू से निकालते हो या थ्री से निकाल लो, ए टू में से ए वन घटा दो, ठीक है। या एक चीज़ और कर सको आप, क्या, मान लिया फॉर्मूला आपको याद है ए एन माइनस वन, ठीक है। अच्छा, तो डी बराबर, यदि आप एन कुछ भी लेना चाह रहे हैं, यहाँ पे एन मान लिया आपने 4 ले लिया, ठीक है, 4 माइनस ए, 4 माइनस 1 यहाँ पे 4 माइनस 1 यानी कि 3 बन गया, ठीक है। डी क्या होगा हमारा, ए 4 माइनस ए 3। आपको वैसे भी पता कि डी हमें कैसे निकालना होगा, किन्हीं भी दो क्रमागत पदों में जो चौथा पद है उसमें से तीसरा घटा दो, या फिर तीसरे में से दूसरा घटा दो, या फिर दूसरे में से पहला घटा दो, ठीक है। तो क्या करेंगे कि डी बराबर क्या हो जाएगा, ए 4 क्या है हमारा, 1 2 3 4, चौथा पद 18 है, तो 18 में से यदि हम ए 3 1 2 3 तीसरा पद घटा दें तो क्या बचेगा 5, ठीक है। तो ये हमारा सार्वंतर आ गया 5, ठीक है। तो पहला उत्तर तो आ गया हमारा क्या, 5, ठीक है। अब हमें निकालना ए 17, ठीक है। देखो अब हमें ए 17 निकालना, हमें ए एन का सूत्र पता, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी, ठीक है। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी, ठीक है। इसलिए ए एन की जगह क्या रखेंगे 17, ठीक है, क्योंकि हमें क्या निकालना 17, तो ए 17 एन की जगह यहाँ क्या रखा 17, और इस तरफ जो चीज़ है ए एन और डी, तीन चीज़ें है, तीनों का मान रख देंगे, ठीक है। तो ए क्या है हमारे पास, ए तो है हमारे पास 3, ये रहा देखो, ए तो है हमारे पास 3 प्लस एन अभी हमने रखा 17, ठीक है। तो यहाँ भी एन का मान 17 ही रख देंगे, माइनस 1 और गुना डी, डी क्या है हमारा 5, देखो आगे, तो ए 17 क्या हो गया हमारा बराबर 3 प्लस 17 में से 1 गए 16, 16 पंजे 80, तो ए 17 क्या आ गया हमारा 80 और 3 83, ठीक है। तो 17वां पद क्या आ गया हमारा 83 आ गया, इस तरीके से, ठीक है। चलो, उम्मीद है आपको ये फॉर्मूला और वो फॉर्मूला समझ में आया होगा। अब एक्सरसाइज पाओ अपनी पहली एक्सरसाइज, देखो प्रश्नावली 5.1, इसमें क्या कहा कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध सूचनाओं की सूची एपी है और क्यों। यानी कि 5.1 का पहला सवाल जो है उसके पहले पार्ट में यूँ कहा कि ये कुछ समस्याएं दे दी या फिर कुछ स्थितियां दे दी, ठीक है, और उसमें कुछ बोल कर बताया, और फिर यूँ कहा कि इसमें जो आंकड़े इस्तेमाल हुए वे एपी में है या नहीं है, यदि है तो क्यों है, ठीक है। चलो, प्रश्नावली 5.1 और सवाल नंबर पहले का पहला, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपये है, ठीक है। देखो प्रत्येक किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया पूछ रहे, पहले किलोमीटर के लिए तो है 15 रुपये फिक्स। यदि कोई आदमी 1 किलोमीटर जा रहा, 1 किलोमीटर का किराया कितना है, 1 किलोमीटर का किराया कितना है भाई 15 रुपये, ठीक है। अच्छा, फिर क्या कहा, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपये किराया है, यानी कि 1 किलोमीटर जाने का तो किराया 8 रुपये है। अच्छा, और 2 किलोमीटर जाना हो यदि किसी को, 2 किलोमीटर जाना हो यदि किसी को का किराया, तो इन 2 किलोमीटर में 1 किलोमीटर जाने का तो 15 रुपये ले ही है, ऊपर लिख दिया ये तो बात, ठीक है। और इसमें बताया सवाल में कि हर 1 किलोमीटर के लिए फिर 8 रुपये और ले, यानी कि पहली किलोमीटर के लिए तो 15 रुपये ले, ठीक है, और दूसरी किलोमीटर के लिए 8 रुपये ले। या सिंपली ऐसे समझो, एक सड़क है, एक पेड़ यहाँ पे है, एक पेड़ यहाँ पे है, एक पेड़ यहाँ पे है,
एक पेड़ यहाँ पे है, एक पेड़ यहाँ पे है और एक पेड़ यहाँ पे है। ठीक है, ये सारे के सारे पेड़ 1-1 किलोमीटर की दूरी पे है। ठीक है, अब एक टैक्सी वाला खड़ा है यहाँ पे। ठीक है, ये 1-1 किलोमीटर की दूरी पे है सारे। तो उसने कहा कि चलो बैठ लो मेरी गाड़ी में बैठ लो, और मैं पहले पेड़ तक जाने के तो 15 रुपये लूँगा, यहाँ से यहाँ तक जाने के तो 15 रुपये लूँगा, और उसके बाद 18 रुपये लूँगा हर एक पेड़ पे जाने के। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाने के तो 15, और उसके बाद चाहे तुम मुझे हर पेड़ पे 18 रुपये देते रही हो, यानी 1 किलोमीटर के बाद 18 रुपये देते रही हो, लेकिन पहले किलोमीटर के 15 ही लूँगा। ठीक है, तो इसी तरीके से 1 किलोमीटर जब गया वो तब तो उसने 15 ही लिए, लेकिन जब 2 किलोमीटर गया तो पहले किलोमीटर के लिए तो फिर भी 15 रुपये लिए, और दूसरे किलोमीटर के लिए केवल 8 रुपये लिए उसने। ठीक है, यानी कि 23 रुपये हो गए। 2 किलोमीटर यदि कोई जा रहा तो 23 रुपये लग जाएंगे। ऐसे ही यदि किसी को 3 किलोमीटर जाना हो, 3 किलोमीटर का किराया बराबर 3 किलोमीटर में कितने लगेंगे? पहले किलोमीटर में तो फिर भी 15, दूसरे में 8 और तीसरे में भी 8। 15 के बाद 18 ही लगेगा हर एक किलोमीटर के लिए। तो 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, और टोटल कितना? 15, 8, 23 और 8 31। ठीक है, आगे चलो। 4 किलोमीटर के लिए कितना लगेगा भाई? 4 किलोमीटर का किराया, अब देखो 4 किलोमीटर में 15 रुपये तो लिए उसने पहले किलोमीटर के, अच्छा 8 रुपये अगले किलोमीटर के लिए, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए फिर 8 रुपये, और चौथे के लिए फिर से 8 रुपये, यानी कि टोटल कितने हो गए? 15, 8, 23, 8 31 और 8 39 रुपये हो गए। ठीक है, इस तरीके से तो 1 किलोमीटर का किराया हुआ 15 रुपये, 2 किलोमीटर का किराया हुआ 23 रुपये, 3 किलोमीटर का किराया हुआ 31 रुपये, 4 किलोमीटर का किराया हुआ 39 रुपये। तो सूची क्या बनी हमारी? सूची इस प्रकार है, किस प्रकार? पहला नंबर है 15, फिर है 23, फिर है 31, फिर है 39 और सोन आगे भी बनेंगी तो। ठीक है, अच्छा अब देखो A2 माइनस A1 निकाल लो पहले। अभी हमें पता नहीं है AP है या नहीं, हमें यही बताना कि AP है या नहीं है। ठीक है, तो पहले A2 माइनस A1 निकाल लो। अब किसी को भी अगर हमें चेक करना कि AP है या नहीं है, तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि सभी के बीच का अंतर समान होना चाहिए। जितना इसके और इसके बीच का अंतर है, जितना इसके और इसके बीच का अंतर है, और जितना इसके और इसके बीच का अंतर है वो समान होना चाहिए। तो देखो पहले हमने A2 माइनस A1 निकाल लिया, वो क्या आया? 23 माइनस 15 यानी कि 8। ठीक है, ऐसे ही फिर A3 माइनस A2 निकाल देंगे, इनके इस वाले में से इस वाले को, वो क्या आया? 31 माइनस 23, क्या बचा? 8। ऐसे ही फिर A4 माइनस A3 निकाल देंगे, A4 39 माइनस 31 बराबर 8, तीनों बार 8 8 आ गया। अब अंतर क्या हुआ? D हुआ है। यदि D तीनों स्थितियों में बराबर आ गया तो ये कैसा है? AP में है, क्योंकि सभी के बीच में समान ही अंतर है। ठीक है, लिखेंगे चूंकि सूची में या फिर सूची के सभी पदों में सार्वंतर है, इसलिए दी गई सूची एक AP निर्मित करती है। ठीक है, इस तरीके से हमने पहले ये बनाए आंकड़े। ठीक है, ये नंबर जो हमें दिए गए थे स्थितियों में हमने नंबरों में लिखा उसे, फिर नंबरों से एक सूची बनाई। अब सूची जब बन गई तो हमें पता नहीं AP है या नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सभी क्रमागत पदों का अंतर निकाला हमने। देखो A2 में से A1 निकाला, A3 में से A2, A4 में से 3। ठीक है, और फिर देखा कि सब में समान अंतर आ गया 8 8 8। तो सूची के सभी पदों में सार्वंतर है, इसलिए क्या हो गया? दी गई सूची एक AP निर्मित करती है। जो ये वाली सूची है एक AP है। ठीक है, अच्छा अगले सवाल पे चलो। सवाल नंबर 2 है कि प्रत्येक बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि
वायु निकालने और जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार से बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। ठीक है, देखो देखो सवाल नंबर 2 कि एक बेलन है हमारे पास, बेलन सिलेंडर। ठीक है, इस सिलेंड्रिकल शेप। इसमें क्या कहा, इसमें जो उपस्थित हवा की मात्रा है उसकी एक सूची बनानी है हमें। ठीक है, स्थिति क्या दी कि जबकि वायु निकालने वाला पंप की, यानी कि इसमें से एक पंप लगा दिया हमने जो वायु निकाल रहा, इसमें भर नहीं रहा, इसमें से निकाल रहा। ठीक है, जिसे बोल रहे हम वैक्यूम पंप। ठीक है, निकालने वाला पंप प्रत्येक बार से बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है, यानी कि जिसमें जितनी इसमें हवा है हर बार इसका 1/4 भाग निकाल दे रहा हो। ठीक है, अब एक बात बताओ मुझे, यदि कोई चीज़ है, मान लिया पूरी की पूरी एक है, इसमें से यदि मैं 1/4 भाग निकाल दूँ इसका, तो कितना बचेगा, 3/4। ठीक है, ये तो आप घटा के भी देख सको, 4 एकम 4 माइनस 1, 3/4। ये एक चीज़ है, एक रोटी है, यदि मैंने इसके 4 हिस्से कर दिए और एक हिस्सा निकाल दिया, यानी कि 1/4 हिस्सा निकाल दिया, तो कितने बचे, 1 2 3, 3/4। इस तरीके से यदि एक रोटी के मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 हिस्से कर दिए। ठीक है, एक रोटी के 8 हिस्से कर दिए और 3 हिस्से निकाल दिए। ठीक है, तो कितना बचा हमारे पास, 5/8। इतनी रोटी अब भी बच रही। ठीक है, अच्छा चलो, हमारे पास यहाँ पे बात है कि हर बार 1/4 भाग निकाल लें। माना बेलन में वर्तमान हवा का आयतन V है। मान लिया बेलन में हवा का आयतन कितना है, V है। अभी के लिए इसमें V है। ठीक है, जितना भी टोटल है। ठीक है, तो V का 1/4 भाग निकालने के बाद शेष हवा कितनी बचेगी, V का जब 1/4 भाग निकाल दिया, ठीक है, तो शेष कितना बचेगा, 3/4। ठीक है, यानी कि 3V/4। सिंपली V में 3/4 की गुना कर दी, क्योंकि एक में से यदि हम 1/4 निकाल लें तो 3/4 बचेगा, और 3/4 की इसमें गुना कर दी। ठीक है, यदि आपको ये बात नहीं समझ में आई तो क्या कर सको आप, जैसे V था, ठीक है, V में से V का 1/4 भाग, V का 1/4 होगा V गुना 1/4, यानी कि V माइनस V/4। ये हमें माइनस करना, तो 4V, 4 गुना V, 4V माइनस V, तो 3V/4। आप ऐसे कर सको। ठीक है, या डायरेक्ट क्या कर सको, 3/4 बचेगा हमें पता, और 3/4 की हमने गुना कर दी V में। ठीक है, अच्छा अब शेष हवा तो यह बची, इतनी हवा तो हमने उसमें से निकाल दी 1/4 भाग इसका। पहले तो इसमें V थी। ठीक है, V का 1/4 भाग निकालने के बाद इतनी हवा बची। अब शेष जो हवा है इसका 3V/4 का इसका 1/4 भाग फिर निकाल दिया। 1/4 भाग निकालने के बाद शेष हवा 1/4 भाग फिर निकाल दिया, यानी कि फिर से 3/4 बची, यानी कि 3/4 की फिर से इसमें गुना कर देंगे। 3/4 गुना 3/4V, 3/4V तो पहले से ही था, इसका 3/4 भाग बचा, 3/4 गुना कर दो, 3 तिया 9, V/4 चौक 16। ठीक है, अच्छा और इसका फिर से 1/4 भाग निकाल दिया,
यानी कि ऐसे निकालते ही जाएंगे, निकालते ही जाएंगे। ठीक है, चलो देखो 9v/16 का 1/4 भाग निकालने के बाद से सवा कितना बचेगा? 3/4 की गुना किस में करेंगे इस बार? 9v/16 में, यानी कि 9×27/16, 16 64 और v, इस तरीके से। अब इतनी हवा बची। अब फिर से इसका 1/4 भाग निकाल लेंगे, फिर से इसमें 3/4 बचेगा, यानी कि 3/4 की गुना कर देंगे। ठीक है, एक और पद निकाल सको आप। ठीक है, मर्जी आपकी। और अब देखो तो सूची इस प्रकार है हमारी। अब देखो सूची कैसे बनी। पहला पद तो क्या आया उसमें? v, सबसे पहले v तो थी उसमें वायु। ठीक है, फिर कितनी बची? 3v/4, 3v/4। फिर कितनी बची? 9v/16, 9v/16। फिर कितनी बची भाई? 27v/64 कोमा सोन, इस तरीके से भाई घटती जाएगी वो तो। ठीक है, अच्छा तो अब देखो, अब निकाल दो इसका अंतर। ठीक है, अब हमें यूँ बताना है, एपी में है नहीं। एपी में बताने के लिए क्या करेंगे? a2 - a1 निकाल लेंगे। ठीक है, a2 - a1, a2 क्या है? 3v/4 - v, 4v इधर, 4 गुना v में करेंगे 4v, 3v में से 4v गई, माइनस के v, और बट्टे में क्या? 4। ठीक है, ऐसे ही निकालेंगे हम a3 - a2, a3 - a2, यानी कि 9v/16 में से 3v/4 घटाना हमें, बराबर। तो 4 की इधर ऊपर नीचे गुना कर दो, 4 चौक 16, नीचे वाला सेम बन गया, 4 तिया 12। तो 9 में से 12 गए, कितने बचे? 9 में से 12 गए, बचे 3, माइनस के v बटे, और नीचे बचा 16। ठीक है, तो यह है 3v/16। अच्छा जी, अब आप वैसे तो यहीं पे देख पा रहे हैं कि v/4 और 3v/16 बराबर नहीं है। ठीक है, दोनों अलग अलग है, तो यहीं से लिख दो। या फिर आप निकाल सको एक चीज़ और, क्या? a4 - a3, ये भी निकाल लो चाहे। a4 - a3 चौथे पद में से है 27v/64 माइनस 9v/16, इसे घटाना आपको। 16 में 4 की गुना कर दो ऊपर नीचे, तो नीचे तो आ गया 64 ही। ठीक है, और ऊपर बन गया 27, सॉरी 4 की गुना करी, 9 चौक 36 बन गया। तो 27 में 36 गए, बचे कितने? 9 माइनस के, और बटे में कितना? 64, और ये क्या? b। अब ये देखो a2 - a1, दो पदों का अंतर, ये आ गया। a3 - a2 पदों का अंतर, ये आ गया। और a4 - a3 पदों का अंतर, ये आ गया। तीनों बार अलग अलग आ गया। ठीक है, जबकि एपी में तो सेम होना चाहिए था। तो क्या लिखेंगे? चूंकि सूची के पदों के अंतर्गत सार्वंतर नहीं है, ठीक है, इसलिए दी गई सूची एपी निर्मित नहीं करती। ठीक है, दी गई सूची एपी निर्मित नहीं करती है, समझे? चलो आगे। ऐसे ही है सवाल नंबर 3। ठीक है, अच्छा देखो सवाल नंबर 3।
सवाल नंबर 3 है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, इसकी एक सूची बनानी जो हमें बात बताई। जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत तो है 150 रुपये और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ जाती है। देखो एक कुआं खोद रहे हैं, ये समतल जमीन है, ठीक है। यहाँ से किसी ने, एक मजदूर ने कुआं खोदा, ठीक है, पहला मीटर खोदा, ठीक है, वो तो खुद गया आसानी से, ठीक है। अच्छा, फिर इसकी तो लगी हमें कीमत 150 रुपये, 1 मीटर खोदने में कितना लगा, 150 रुपये। अच्छा, जब 1 मीटर और खुदवा रहे तो जैसे जैसे नीचे जाते जा हम खोदते हुए तो इतना ही मुश्किल होता जा। क्यों? क्योंकि एक तो सांस की दिक्कत होगी, ठीक है, यानी कि क्योंकि जमीन के नीचे ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं होती, हवा ढंग से नहीं पहुंच पाती, ठीक है। दूसरी बात, जैसे नीचे नीचे जाएंगे ऐसी गर्मी बढ़ती जाएगी, गर्म लगेगा, ठीक है। तीसरी बात, जैसे नीचे जाते जाएंगे इतनी जमीन ठोस आती जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं, ठीक है, ये तो बात वैसी थी, लेकिन जो सवाल में है इसमें कहा कि पहले तो लगा 150 रुपये 1 मीटर खोदने में लागत, ठीक है, पहले मीटर में लगे 150 रुपये, दूसरे में जो लगी लागत 50 रुपये बढ़ गई, यानी कि 150 तो लगी है, 50 रुपये बढ़ने के बाद 150 प्लस 50 कितने हो गए जी, 200 रुपये, यानी कि दूसरा मीटर खोदने में हमें 200 रुपये लगे। ऐसे ही तीसरा मीटर जब खुदवाओगे तो 200 तो लगे ही है, 50 रुपये और लगेंगे एक्स्ट्रा, तो 250 रुपये लगे तीसरे में, ठीक है। तो देखो एक मीटर कुआं खोदने की लागत कितने रुपए, 150 रुपये, ठीक है। अच्छा, दो, ये तो है पहला मीटर, पहला मीटर लिखो, ठीक है। देखो तो इसमें है कि पहला मीटर खोदने में तो उसे लगे 150 रुपये, ठीक है। जब दूसरा मीटर खोदा, दूसरा मीटर की कुआं खोदने में, पहले मीटर की कुआं खोदने में, इस लाइन को बदलो थोड़ा सा, देखो कुएं का पहला मीटर खोदने की लागत 150 रुपये, कुएं का दूसरा मीटर खोदने की लागत, अब 150 रुपये पर 50 रुपये बढ़ने लग रही है, यानी कि हर दूसरे मीटर में हर आगे बढ़ते बढ़ते 50 रुपये लागत बढ़ती जा रही, ठीक है। तो 50 रुपये तो कितने रुपए हो गए, 200 रुपये। ऐसे ही अगले वाला कुएं का जब तीसरा मीटर खोद देंगे, 3 मीटर तक नहीं करे, यदि हमें पूछे, देखो पहला मीटर तो लगा 150 रुपये, दूसरा मीटर लगा 200 रुपये खोदने में, तो यदि हमसे पूछे जा कि 2 मीटर कुआं खोदना और कितने रुपए लगेंगे, 150 रुपये तो पहले के लग गए थे, 200 रुपये दूसरे मीटर के, यानी कि 350 रुपये लग गए, ठीक है। कभी 200 बताओ, 200 रुपये है केवल दूसरा मीटर का गड्ढा खोदने के लिए, ठीक है। यदि एक मजदूर है उसने 1 मीटर का गड्ढा खोद दिया तो 150 रुपये उससे पहले ही दे दिए कि 1 मीटर खोदा और 150 रुपये का काम करा, ले भाई 150 रुपये। फिर एक और मीटर खोद दिया उसने इसी के अंदर, ठीक है, यानी कि 2 मीटर होगा तो 200 रुपये फिर से दे दिए, तो कुल मिला के कितने आ गए उसके पास, 350 आ गए, ठीक है। इस तरीके से ऐसे ही कुएं का तीसरा मीटर खोदने की लागत क्या है भाई, जितने पहले थे 200 उसमें 50 और बढ़ गए, ठीक है, तो कितने होंगे, 250 रुपये, ठीक है। इसी तरीके से कुएं का चौथा मीटर खोदने की लागत कितनी होगी, जितने पहले थे उसमें 50 रुपये की और बढ़ोतरी कर दो, यानी कि 300 रुपये हो गया, ठीक है। तो 300 रुपये हो गए। अब देखो यहाँ से सूची क्या बनी, सूची बनी क्या, 150, 200, 250, 350,
ठीक है, 150, 200, 250, 350 और 100 ऐसे बनती जाएगी, क्योंकि हमें पता ही नहीं कितना गहरा खोदना उसे। अच्छा, तो यदि आप इस सूची में देखो A2 माइनस A1 करके, इनके सबका अंतर लेके देखेंगे। A2 माइनस A1, 200 माइनस 150 कितना आया, 50 आया क्या। ऐसे ही A3 माइनस A2 देखेंगे, पहले इसमें से इसे घटाया, फिर इसमें से इसे घटाओगे आप, और उसके बाद इसमें से इसे घटाओगे। ठीक है, A3 माइनस A2 क्या है, 250 माइनस 200 बराबर 50। फिर A4 में से A3 घटाओगे, 350 और माइनस 250, गड़बड़ कर दी, 350 नहीं 300 ही है भाई, ज़्यादा आगे जा लिया, 300। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, 300 माइनस 250 और बराबर 50। ठीक है, तो देखो आप तीनों बार में अंतर समान आया, 50 50 50। ठीक है, लिख देंगे, चूँकि सूची के अंतर्गत और चूँकि सूची के अंतर्गत सार्वंतर उपस्थित है, इसलिए दी गई सूची AP निर्मित करती है। ठीक है, ये लाइन अपने आप लिख लियो, इस तरीके से सवाल समझाना था मुझे, मैंने समझा दिया। ठीक है, अगली लाइन देखो, अगला सवाल देखो, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ठीक है, देखो चक्रवृद्धि ब्याज, ये सवाल नंबर 3 था पहले का, ये चौथा है। इसमें कहा कि 10,000 रुपये राशि है आपका, यानी कि प्रिंसिपल जो है 10,000 रुपये, ये आपका मूलधन होगी, आपकी जो दर है वो 8% होगी। ठीक है, अब क्या कहा, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन। ठीक है, सूची किसकी बनेगी, मिश्र धन की बनेगी सूची। ठीक है, और 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखो अभी पहले साल का मिश्रधन, पहले साल का मिश्रधन, मान जाओ भाई, पहले साल का मिश्रधन क्या होगा। अब मिश्रधन का फॉर्मूला क्या हुआ है, P गुना 1 + R/100 गुना जितना समय है, समय तो एक ही है, पहला साल। ठीक है, अच्छा पहले साल का मिश्रधन हो गया ये हमारा, क्या P तो है हमारा 10,000 गुना 1 + R क्या है 8/100 और इसकी पावर 1। इसे जब हम हल करेंगे तो 10,000 गुना 4 दूनी 8, 4 से 25 बार, 25 से 25, 2 27/25। ठीक है, और इसको और थोड़ा सा हल कर दो, 25 चौका 100, 0 0, 27 चौका 108 और 2 0। ठीक है, 10,800 रुपये आ गया। ठीक है, ऐसे ही हम निकाल लेंगे दूसरे वर्ष का मिश्रधन, दूसरे साल का, वर्ष का ही लिख लेते ज़्यादा बेहतर था, साल का मिश्रधन। दूसरे साल का मिश्रधन क्या होगा भाई, देखो यहाँ पे तो एक घात थी। ठीक है, अब 2 घात हो जाएगी। फॉर्मूला क्या है, 2 साल के लिए 1 + R/100 गुना की घात 2। ठीक है, यानी कि P गुना P तो हमारा 10,000 था ही, और इसको हल करने के बाद अंदर क्या आया था, 27/25 आया था टोटल, लेकिन इस बार घात 2 है तो एक बार और 27/25 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हर साल बस 27/25 की गुना करते जाएंगे उसी में सिंपली। ठीक है, तो देखो 25 से इसको भाग दिया, 25 चौका 100, 2 0, 25 8 200 हो तो 25 16 भाई हो 400। ठीक है, अब इनकी गुना कर दो, 27 की 27 में गुना करेंगे 729 गुना 16। ठीक है, 16 नम्मा 144 बचे 14, 16 दूनी 32, 14 46, 4 16 7 112 और 4 116। ठीक है, 116 और 64
यानी कि 116, फॉर्मूला तो लिख ही दो चाहे, जिससे आपको याद रहे क्या करा हमने, P गुना 1 प्लस R/100 की घात 2 और बराबर किसके बराबर 11,664 रुपये, ये भी रुपये आपके। ठीक है, तीसरे साल का और निकाल दो। ठीक है, तीसरे साल का मिश्र धन बराबर P प्लस P प्लस 1 प्लस R/100 की पावर 3 बराबर। अब देखो तीसरे साल का निकालना है, यानी कि इसी में 11,664 में एक बार और 27/25 की गुना कर दो, सीधी सी बात। ठीक है, अब देखो 25 की गुना करेंगे कैसे। ठीक है, अब सबसे पहले यदि मैं से ऊपर 4 और नीचे भी 4 की गुना कर दूं ताकि नीचे 100 बन जाए। ठीक है, वो तो गुना करने का तरीका है बस। तो नीचे तो 100 बना दिया, ऊपर क्या बना दिया हमने 27 की गुना इसमें करियो, 27 का 108, 80 लगे 10, 27 छिका 27 × 80, 1 6 2, 27 छिका 162 और 10 172, 17। ठीक है, 27 छिका 162 और 17, 7 2 9, ठीक है 9, 80 लगे कितने 17, 27 से कम 27 और 17 44, 80 लगे 4, 27 कम 17 और 4 31, और इधर ऊपर तो गुना होगी। ठीक है, 4 और बचा ऊपर, क्योंकि इसकी और इसकी करी हमने अब तक, और नीचे क्या बचा 25 का 100 नीचे है बचा। ठीक है, एक बार 4 की ओर कर दो, 28 दूनी 56 दूनी 112, 80 लगा 1 49 दूनी 98, 98 और दूनी 196। ठीक है, 196 और हासिल कितने थे 1 197। ठीक है, बचा कितना 1, और भाई 4 कम 4 1 5 और 4 दिया 12 बटे में 100। खुद भी देख लो सही भी हुआ गलत हुआ। जब 100 से काटेंगे 2 बार पॉइंट लग जाएगा, 12 5 9 7.12। ठीक है, अपने आप भी करके देखिए सही हुआ नहीं। 125 9 7 1 2 और बटे में 100 था तो यहाँ पे यही है 12 5 97.12। ठीक है, तो ये आ गया हमारा तीसरे वर्ष का मिश्र धन। ठीक है, अब इनकी सूची क्या बनेगी, आप चौथे का निकालना चाहो चौथे का भी निकाल लियो। ठीक है, तो देखो सूची किस तरह बनी। एक तो सबसे पहला तो है 10,000, पहले वर्ष का मिश्र धन है 10,800। ठीक है, प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन पूछा। ठीक है, 10,800 पहले वर्ष का, दूसरे वर्ष का है 11,664 और तीसरे वर्ष का है 12,597.12, 100। ठीक है, निकालना चाहो तो आप निकाल लो कितने का भी, लेकिन ज़रूरत हमें केवल 3 की थी, क्योंकि यहाँ से 2 बार अंतर निकाल सके हम। कैसे, A2 - A1 निकाल देंगे तो, यानी कि 11,664 माइनस 10,800, तो क्या आ गया 64, तो एक आगे। ठीक है, फिर 116 में से 108 घटा दिया, यानी कि 8 ही बचे, तो 864 तो ये आ गया हमारा। ठीक है, 864 रुपये, यहाँ पे रुपये ना भी लिखो चाहे। ठीक है, दूसरा A3 - A2 निकाल सके एक बार, यानी कि 12,597.12 माइनस 11,664 बराबर। तो देखो एक पॉइंट वाले तो जू के तुम 0.12, 7 में से 4 गए 3, 9 में से 7 में से 4 गए 3, 9 में से 6 गए 3, 5 में से 6 गए, यानी कि 15 में से 6 गए 9, और भाई यहाँ पे बचे 11, 11 में से 11 गए 0। ठीक है, यानी कि 933.12। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि सार अंतर समान तो है नहीं, यहाँ पर 864 है, यहाँ पे 933 है। ठीक है, तो लिख देंगे वही बात, चूँकि दी गई सूची में सार्वंतर नहीं है। ठीक है, या फिर दी गई सूची के पदों में सार्वंतर नहीं है, इसलिए दी गई सूची AKP निर्मित नहीं करती है। ठीक है, इस तरीके से आप सवाल लिख दोगे और आपको सवाल होगी।